लग्जमबर्ग की एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में एक आदमी चुपचाप खड़ा था। बाहर सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही दो आदमी तेजी से नीचे उतरे और बिना एक सेकंड गवाए सीधे उसकी तरफ बढ़ गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दोनों ने अपनी .357 मैग्नम पिस्तौलें उसके सिर पर तान दी। उनमें से एक जोर से चिल्लाया, हिलना मत। बस इतना सुनते ही वह आदमी वहीं जम गया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। करीब 7 महीनों तक दुनिया भर की पुलिस को चकमा देने वाला यह शख्स आखिरकार पकड़ लिया गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिसे आज गिरफ्तार किया जा रहा था, वो कभी खुद कानून की वर्दी पहन चुका था। उसका नाम था डार्नेल गार्सिया। पहले वह डीए का एजेंट था, लेकिन बाद में वही करोड़ों डॉलर के ड्रग्स के धंधे का बड़ा नाम बन गया। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इतने बड़े खेल का अंत किसी गोली या बड़े ऑपरेशन से नहीं, बल्कि सिर्फ $200 के एक छोटे से रिफंड की वजह से हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर एक ऐसा इंसान जिसका काम ड्रग्स बेचने वालों को पकड़ना था, वो खुद उसी दुनिया का हिस्सा कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कानून के लिए लड़ने वाला आदमी कानून तोड़ने लगा? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि उस इंसान की कहानी है जो शुरुआत में सही रास्ते पर था, लेकिन धीरे धीरे पैसा, ताकत और लालच उसे ऐसी जगह ले गए जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। इस कहानी की शुरुआत होती है 80 के दशक से। उस समय अमेरिका का लॉस एंजल्स शहर ड्रग्स की बड़ी समस्या से जूझ रहा था। हालत ये थी कि कोकीन हर तरफ फैल चुकी थी। LA काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट में ड्रग्स के मामलों पर काम करने वाले जिम विटन बताते हैं कि उन दिनों मार्केट में कोकीन इतनी ज्यादा आ गई थी कि पुलिस के लिए उसे रोक पाना मुश्किल होता जा रहा था। पहले ज्यादातर ड्रग्स फ्लोरिडा के रास्ते अमेरिका आती थी, लेकिन जब वहां पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी तो तस्करों ने अपना रास्ता बदल लिया। अब वो मेक्सिको के रास्ते कैलिफोर्निया में ड्रग्स भेजने लगे। देखते ही देखते पूरा लॉस एंजल्स इस कारोबार का बड़ा अड्डा बन गया। हर साल शेरिफ डिपार्टमेंट करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार करता था और उनमें से लगभग 20,000 लोग सिर्फ ड्रग्स के मामलों में पकड़े जाते थे। पुलिस जहां भी छापा मारती, वहां सिर्फ नशा ही नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों का कैश भी मिलता था। ऐसा लगने लगा था जैसे शहर की हर गली में या तो ड्रग्स बिक रही है या फिर उससे कमाया हुआ पैसा घूम रहा है। लोकल पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यह नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि उसे अकेले संभालना आसान नहीं था। इसलिए इस लड़ाई में डीए को भी उतरना पड़ा। और इसी दौरान एक नाम सबसे ज्यादा सामने आया, डार्नेल गार्सिया। वह कोई नया अफसर नहीं था। उसने अपने करियर की शुरुआत LAPD से की थी और साल 1978 में डीए ज्वाइन कर ली थी। लोग उसे एक तेज दिमाग और ईमानदार एजेंट मानते थे। उसका एक बहुत करीबी दोस्त भी था, विक्टर गुरेरो। वह ड्रग्स के मामलों की जांच करता था और कई बार FBI के लिए अंडरकवर एजेंट बनकर खतरनाक गैंग्स के बीच भी काम कर चुका था। उसकी असली पहचान बहुत कम लोगों को पता होती थी, क्योंकि अगर अपराधियों को उसके बारे में जरा भी भनक लग जाती तो उसकी जान कभी भी जा सकती थी। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ साल बाद यही डार्नेल गार्सिया ड्रग्स की दुनिया का ऐसा नाम बन जाएगा जिसे पकड़ने के लिए पूरी दुनिया की एजेंसियां एक साथ लग जाएंगी। डार्नेल गार्सिया को करीब से जानने वाले विक्टर गुरेरो कहते हैं कि उसमें कुछ अलग ही बात थी। वह जहां भी जाता, लोग खुद उसकी तरफ खींचे चले आते थे। उसके अंदर इतना जबरदस्त आत्मविश्वास था कि सामने वाला बिना सोचे उस पर भरोसा कर लेता था। वह हर बात को ऐसे समझाता था कि मुश्किल से मुश्किल चीज भी आसान लगने लगती। अगर किसी काम में जरा सी भी उम्मीद होती तो डार्नेल उसी उम्मीद को पकड़कर आगे बढ़ता। उसके हिसाब से हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता था। शायद यही वजह थी कि उसके साथी भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। उस समय डार्नेल के साथ 2 और एजेंट काम करते थे, एड विलियम्स और ब्रायन हार्टफोर्ड। ये तीनों हर दिन सड़कों पर उतरते थे और ड्रग्स बेचने वालों के पीछे पड़े रहते थे। उनका काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर ऑपरेशन में जान जाने का खतरा रहता था, लेकिन इसके बावजूद वे पीछे नहीं हटते थे। डार्नेल खास तौर पर अपने काम में बहुत तेज था। उसके साथ काम कर चुके पूर्व असिस्टेंट US अटॉर्नी टेरी बोवर्स बताते हैं कि उसे शहर की गलियों का ऐसा अनुभव था कि अपराधियों की अगली चाल का भी अंदाजा लगा लेता था। कब हमला करना है, कैसे करना है और कब पीछे हटना है, उसे सब पता था। धीरे धीरे उसकी ऐसी छवि बन गई कि अपराधी भी उसका नाम सुनकर सतर्क हो जाते थे। डार्नेल का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उसका परिवार लॉस एंजल्स आकर बस गया। वहीं उसकी पढ़ाई पूरी हुई।
पढ़ाई के बाद उसने आर्मी ज्वाइन कर ली और वियतनाम युद्ध के दौरान करीब 3 साल तक सेना में रहा। जब वह वापस लौटा तो उसने लॉस एंजल्स के एक कॉलेज में दाखिला लिया। इसी दौरान उसकी दिलचस्पी मार्शल आर्ट्स में बढ़ने लगी। शुरुआत में यह सिर्फ एक शौक था, लेकिन धीरे धीरे यही उसका जुनून बन गया। उसने मशहूर मार्शल आर्टिस्ट और फिल्म स्टार चक नॉरिस से ट्रेनिंग ली और कुछ ही समय में खुद भी एक बेहतरीन फाइटर बन गया। विक्टर गुरेरो बताते हैं कि डार्नेल जिस काम को हाथ में लेता था उसमें अपना पूरा दम लगा देता था। मार्शल आर्ट्स में भी उसने दिन रात मेहनत की और उसका नतीजा तब मिला जब उसने लॉन्ग बीच में होने वाली इंटरनेशनल प्रतियोगिता जीत ली। इस जीत के बाद उसके लिए फिल्मों के दरवाजे भी खुल गए। उसे एंटर द ड्रैगन जैसी मशहूर फिल्म में काम करने का मौका मिला। देखने वालों को लगता था कि डार्नेल की जिंदगी लगातार ऊपर ही ऊपर जा रही है। वह एक सफल खिलाड़ी था, फिल्मों में भी पहुंच चुका था और साथ ही एक बेहतरीन पुलिस अफसर भी था। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे सिर्फ एक अच्छा पुलिस वाला बनकर नहीं रहना था। लॉस एंजल्स ऐसा शहर था जहां एक तरफ लोग करोड़ों की जिंदगी जी रहे थे और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। डार्नेल रोज ऐसे ऑपरेशन करता था जहां लाखों करोड़ों रुपए और ड्रग्स उसके सामने पड़े होते थे, लेकिन महीने के आखिर में उसकी जेब में आती थी सिर्फ एक सरकारी तनख्वाह। धीरे धीरे उसने खुद की तुलना उन लोगों से करनी शुरू कर दी जिनके पीछे वह भागता था। उनके पास महंगी गाड़ियां थीं, बड़े घर थे और हर तरह की ऐशो आराम की जिंदगी थी। यहीं से उसके मन में एक खतरनाक लालच पैदा हुआ। उसने सोचना शुरू किया कि अगर इतनी दौलत उसके सामने पड़ी है तो उसमें से थोड़ा बहुत लेने में आखिर बुराई ही क्या है। शुरुआत बहुत छोटी थी। किसी ऑपरेशन के दौरान जब नकदी मिलती तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा गायब कर देता। वह खुद को समझाता कि यह चोरी नहीं बल्कि उसके खतरनाक काम का एक छोटा सा इनाम है। उसे लगता था कि वह हर दिन अपनी जान जोखिम में डालता है, लेकिन बदले में उसे न उतना पैसा मिलता है और न ही उतनी इज्जत। बस यही सोच धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। कुछ समय बाद उसने अपने दोनों साथियों एड विलियम्स और ब्रायन हार्टफोर्ड को भी इस खेल में शामिल कर लिया। फिर उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि जब्त किए गए ड्रग्स से भी मोटी कमाई की जा सकती है। और यहीं से तीनों ने वह लकीर पार कर दी जिसके बाद वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। जब कोई इंसान लंबे समय तक अंडरकवर रहकर काम करता है तो कई बार सही और गलत के बीच का फर्क धीरे धीरे मिटने लगता है। ऊपर से उस दौर में ड्रग्स के कारोबार में इतना पैसा था कि कई पुलिस वाले भी लालच में आ जाते थे। डार्नेल और उसके साथी भी अब उसी रास्ते पर चल पड़े थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे यह सब बाहर से नहीं बल्कि डीए के अंदर रहकर कर रहे थे। जिस एजेंसी ने उन पर भरोसा करके उन्हें बैज और अधिकार दिए थे उसी की आंखों के सामने वे करोड़ों का खेल खेल रहे थे और एजेंसी को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी। डार्नेल अब कानून का आदमी नहीं रहा था। वह कानून की कमजोरियों को समझ चुका था और हर मौके का फायदा उठाना सीख चुका था। हर नई चोरी के बाद डार्नेल गार्सिया का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। अब उसे लगने लगा था कि वह इतना चालाक है कि कोई उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। फिर जनवरी 1983 में उसने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने उन्हें सिर्फ भ्रष्ट पुलिस वाला नहीं बल्कि असली ड्रग्स चोर बना दिया। इस बार उन्होंने डीए के कब्जे में रखी गई करीब 1 पाउंड कोकीन ही गायब कर दी। लेकिन असली खेल चोरी में नहीं था, असली खेल था उसे छिपाने में। इतने साल अंडरकवर एजेंट बनकर काम करते करते डार्नेल ने अपराधियों की हर चाल सीख ली थी। उसे पता था कि पुलिस को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, सबूतों से कैसे खेला जाता है और शक से कैसे बचा जाता है। अब वही सारे तरीके वह खुद इस्तेमाल करने वाला था। ड्रग्स के तस्कर अक्सर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कोकीन में बेकिंग सोडा जैसी चीजें मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ा देते थे। डार्नेल ने भी बिल्कुल वही तरीका अपनाया। उसने सबूत वाले बैग से असली कोकीन निकाल ली और उसकी जगह बेकिंग सोडा भर दिया। लेकिन उसने एक और चाल चली। उसने जानबूझकर बैग में थोड़ी सी असली कोकीन छोड़ दी। वजह साफ थी, अगर बाद में डीए उस बैग की जांच करती तो उसमें कोकीन के निशान मिलते और किसी को जरा सा भी शक नहीं होता कि असली माल पहले ही गायब किया जा चुका है। यानी उसने कोई नया तरीका नहीं निकाला था, उसने बस वही दांव खेला जो वह सालों से अपराधियों को खेलते हुए देखता आ रहा था। और हैरानी की बात यह रही कि उसकी ये चाल पूरी तरह काम कर गई। डीए को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो चुकी है। इसके बाद तो डार्नेल और उसके साथियों का हौसला और बढ़ गया। अगले 2 सालों में उन्होंने करीब 10 बार ड्रग्स चोरी की, जिसकी कीमत लगभग $3 लाख थी। लेकिन डार्नेल सिर्फ सबूतों से ही खेल नहीं रहा था,
वह अपनी नौकरी से मिलने वाली अंदर की जानकारी का भी पूरा फायदा उठा रहा था। जैसे ही उसे पता चलता कि किसी तस्कर ने अपना माल कहाँ छिपाया है और डीए वहां छापा मारने वाली है, वह अपनी टीम से पहले ही वहां पहुंच जाता और पूरा माल साफ कर देता। बाद में जब असली टीम छापा मारने पहुंचती तो वहां कुछ भी नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस चोरी की शिकायत कोई करता भी नहीं था। तस्कर पुलिस के पास जा नहीं सकते थे और डार्नेल खुद पुलिस था। यानी खेल ऐसा था जिसमें न कोई शिकायत करने वाला था और न ही किसी को सच्चाई पता चलने वाली थी। डार्नेल अब दोनों तरफ का खेल खेल रहा था। दिन में वह डीए का बैज लगाकर कानून का रखवाला बनता था और रात में उसी बैज की आड़ लेकर करोड़ों के ड्रग्स का खेल चलाता था। अमेरिका में इंटरपोल के पूर्व प्रमुख जॉन एमहॉफ, जिन्होंने 80 के दशक में एफबीआई की एंटी नार्कोटिक्स टीम संभाली थी, बताते हैं कि ड्रग्स तस्कर अपने पैसों और माल की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके पास खतरनाक हथियार भी होते हैं, लेकिन वे एक गलती शायद ही कभी करते हैं, किसी पुलिस अफसर पर हमला करना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरा सिस्टम उनके पीछे पड़ जाएगा। यही वजह थी कि डार्नेल खुद को लगभग अजेय समझने लगा था। उसे लगता था कि उसके बैज की वजह से कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। समय बीतता गया और डार्नेल, एड विलियम्स और ब्रायन हार्टफोर्ड ने मिलकर अपना पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया। शुरुआत उन्होंने कैश चुराने से की थी, फिर वे ड्रग्स चुराने लगे और अब उनके पास बेचने के लिए भी भरपूर माल था। बस जरूरत थी ऐसे लोगों की जो उसे बाजार तक पहुंचा सकें। लेकिन यह काम भी डार्नेल के लिए मुश्किल नहीं था। अपनी नौकरी के दौरान उसने न जाने कितने मुखबिरों और छोटे बड़े तस्करों से पहचान बना ली थी। पहले जिन लोगों से वह जानकारी लिया करता था, अब उन्हीं लोगों के जरिए वह अपना चोरी का ड्रग्स बेचने लगा। धीरे धीरे वह सिर्फ एक भ्रष्ट एजेंट नहीं रहा, अब वह खुद ड्रग्स सप्लाई करने वाला बन चुका था। यही इस काम की सबसे खतरनाक बात होती है। ड्रग्स के खिलाफ लड़ने वाला अफसर हर दिन अपराधियों के बीच रहता है। वह उनके तरीके जानता है, उनके ठिकाने जानता है, उनके लोग जानता है और उनका पूरा नेटवर्क भी। एक ईमानदार अफसर इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखता है। लेकिन अगर वही इंसान लालच में आ जाए तो उसके लिए अपराध की दुनिया में उतरना किसी आम आदमी से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। डार्नेल गार्सिया के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जिन रास्तों पर वह अपराधियों का पीछा करने के लिए चलता था, अब उसी रास्ते पर चलकर वह खुद करोड़ों का ड्रग्स बेचने लगा था। उनका धंधा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और पैसा इतनी तेजी से आ रहा था कि गिनना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब एक नई परेशानी सामने आ गई। कमाई तो करोड़ों में हो रही थी, मगर उस पैसे को खुलकर इस्तेमाल कैसे किया जाए? अगर अचानक बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों डॉलर आ जाते तो सरकारी एजेंसियों को तुरंत शक हो जाता। इसलिए उनके पास जो पैसा था वो सिर्फ कैश बनकर रह गया। शुरुआत में जो दौलत उन्हें सबसे बड़ी ताकत लग रही थी, अब वही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। डार्नेल को समझ आ गया कि अगर इस पैसे को कहीं सुरक्षित नहीं छिपाया गया तो एक दिन सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड वेंडी बेडफोर्ड याद आई। वेंडी पेशे से एक लीगल सेक्रेटरी थी और डार्नेल उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। दोनों ने मिलकर एक नई चाल चली। वेंडी बार बार $9,900 के कैशियर चेक खरीदने लगी। वजह भी बड़ी सीधी थी। अमेरिका में अगर कोई लेन देन $10,000 से ज्यादा का होता तो बैंक को उसकी जानकारी सरकार को देनी पड़ती थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर रकम उससे थोड़ी कम रखी। धीरे धीरे ऐसे चेकों का ढेर लग गया। अब अगला सवाल था, इन्हें रखा कहाँ जाए? काफी सोचने के बाद डार्नेल की नजर जाकर रुकी स्विट्जरलैंड पर, जहां उस समय बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। साल 1983 में डार्नेल, ब्रायन हार्टफोर्ड और एड विलियम्स तीनों ज्यूरिख पहुंचे। वहां का बैंकिंग सिस्टम सिर्फ मजबूत ही नहीं था, बल्कि लोगों के राज छिपाने के लिए भी जाना जाता था। यही वजह थी कि दुनिया भर के कई अमीर और अपराधी अपना पैसा वहीं रखते थे। डार्नेल और उसके साथियों ने भी वहां अपने अपने गुप्त बैंक अकाउंट खुलवा लिए। शुरुआत में ही डार्नेल ने $1 लाख वाले कुल 12 कैशियर चेक जमा कर दिए। किसी आम इंसान के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन डार्नेल के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसका असली खेल अभी और बड़ा होने वाला था। उधर लॉस एंजल्स में वह अब भी डीए का बैज लगाकर घूम रहा था। बाहर से देखने पर वह एक ईमानदार एजेंट लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसी एजेंसी को लूट रहा था जिसके लिए काम करता था। साल 1984 आते आते उसका हौसला इतना बढ़ चुका था कि उसने सीधे डीए के सबूतों वाले गोदाम से ड्रग्स चुराना शुरू कर दिया। वह 1-1 किलो करके माल गायब करता और उसे पूरा भरोसा था कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा। उसका पुराना दोस्त और एफबीआई का अंडरकवर एजेंट विक्टर गुरेरो बाद में बताता है
कि डार्नेल को लगने लगा था कि डीए उससे बहुत पीछे है। वह अक्सर एजेंसी का मजाक उड़ाता, कहता कि उनके पास न सही सिस्टम है न सही लोग, और इसी घमंड ने उसे धीरे धीरे लापरवाह बना दिया। फिर साल 1985 में डीए ने उसका ट्रांसफ़र लॉस एंजल्स से डेट्रॉइट कर दिया, लेकिन डार्नेल ने जाने से साफ मना कर दिया। डीए ने भी बिना देर किए उसे नौकरी से निकाल दिया। आम आदमी शायद यहीं रुक जाता, लेकिन डार्नेल ऐसा नहीं था। उसने उल्टा डीए पर ही भेदभाव का केस कर दिया। सोचिए, जो आदमी सालों से उसी एजेंसी को लूट रहा था, वही अब उसी एजेंसी से इंसाफ की मांग कर रहा था। और हैरानी की बात यह है कि वह केस जीत भी गया। डीए को मजबूर होकर उसे फिर से नौकरी पर रखना पड़ा। इस जीत के बाद उसका घमंड और बढ़ गया। अब उसे लगने लगा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पहली बार एजेंसी का ध्यान उसकी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1984 में डीए के सबूतों वाले गोदाम से 1 किलो हेरोइन गायब हो गई। सबसे पहले उस कर्मचारी से पूछताछ हुई जिसकी जिम्मेदारी गोदाम की देखरेख करना थी, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद अधिकारियों ने रिकॉर्ड खंगाले और देखा कि उस गोदाम तक कई एजेंटों की पहुंच थी। उन्हीं नामों में एक नाम था डार्नेल गार्सिया। अब डीए ने अंदर ही अंदर जांच शुरू कर दी। जिन जिन लोगों पर शक था उन सभी का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का फैसला लिया गया, लेकिन कई एजेंटों ने यह टेस्ट देने से मना कर दिया। डार्नेल भी उन्हीं में शामिल था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उसने मशीन के सामने बैठकर सवालों के जवाब दिए तो खेल वहीं खत्म हो सकता है। उस समय किसी को भी जबरदस्ती लाई डिटेक्टर टेस्ट देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। यही वजह थी कि डार्नेल फिर एक बार बच निकला। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक और बाजी जीत ली हो, लेकिन इस बार मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 1985 में जब लाई डिटेक्टर टेस्ट से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो डीए ने अपना पूरा ध्यान उन लोगों पर लगा दिया जिनकी सबूतों वाले गोदाम तक पहुंच थी। इस सूची में ब्रायन हार्टफोर्ड और डार्नेल गार्सिया दोनों के नाम थे। फिर भी डार्नेल बिल्कुल बेफिक्र था। लालच अब उसकी सोच पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसे पूरा यकीन था कि वह हर बार की तरह इस बार भी बच जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस घमंड पर वह इतना भरोसा कर रहा है वही बहुत जल्द उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। उस समय तक डार्नेल गार्सिया अभी भी डीए में ही काम कर रहा था। बाहर से वह एक ईमानदार एजेंट दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका असली धंधा कुछ और ही था। फिर नवंबर 1985 में उसे और उसके दोनों साथियों को एक बड़ी खबर मिली। कई दिनों की निगरानी के बाद उन्हें पता चला कि लॉस एंजल्स का एक बड़ा ड्रग्स तस्कर भारी मात्रा में कोकीन छिपाकर बैठा है। तीनों ने तुरंत रेड की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें पूरा भरोसा था कि यह ऑपरेशन उनके करियर का सबसे बड़ा ऑपरेशन साबित होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार वे कानून के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम कर रहे थे। जैसे ही वे उस ठिकाने के अंदर पहुंचे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां करीब 400 पाउंड कोकीन रखी हुई थी, जिसकी कीमत उस समय लगभग 1,80,00,000 डॉलर थी। ये लॉस एंजल्स में पकड़ी गई सबसे बड़ी खेपों में से एक थी। ऐसे छापों में क्या मिलेगा इसका कभी अंदाजा नहीं होता। कई बार कुछ भी नहीं मिलता और कई बार करोड़ों का माल सामने पड़ा होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इतनी बड़ी बरामदगी के बाद आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, अखबारों में खबरें छपती, बड़े अफसर तारीफ करते और तस्वीरें खींचती, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि डार्नेल ने इस रेड का जिक्र ही रिकॉर्ड में नहीं किया। डीए को पता तक नहीं चला कि ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ भी था। उसने पूरी की पूरी कोकीन अपने कब्जे में ले ली और उसे अपने नेटवर्क के जरिए बेचने की तैयारी शुरू कर दी। फिर उस धंधे से जो करोड़ों डॉलर आए, उन्हें छिपाने के लिए उसने फिर वही पुराना रास्ता चुना। यूरोप के गुप्त बैंक अकाउंट, जहां वह धीरे धीरे अपना सारा काला पैसा जमा करता जा रहा था। अब डार्नेल और उसके साथियों को लगने लगा था कि वे अजेय हैं। उन्हें भरोसा हो चुका था कि कोई उन्हें कभी पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अक्सर अपराधियों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। साल 1986 में लॉस एंजल्स काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने 2 बड़े ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। शुरुआत में यह एक सामान्य गिरफ्तारी जैसी लगी, लेकिन पूछताछ शुरू होते ही पूरी कहानी बदल गई। उन दोनों ने अपना मुंह खोल दिया और वही एक बयान आगे चलकर डार्नेल की पूरी दुनिया हिला देने वाला था। पूछताछ के दौरान तस्करों ने बताया कि उन्हें ड्रग्स पहुंचाने वाला कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि खुद कानून का आदमी है। उन्होंने एक नाम लिया, ब्रायन हार्टफोर्ड। जैसे ही जांच अधिकारियों ने यह नाम सिस्टम में देखा, वे हैरान रह गए, क्योंकि ब्रायन हार्टफोर्ड कोई अपराधी नहीं था, वह खुद डीए का एजेंट था,
इसके बाद जांच और गहरी हुई। अधिकारियों ने हार्टफोर्ड के संपर्कों की जांच की तो सामने आया कि उसके सबसे करीबी लोगों में डार्नेल गार्सिया और एड विलियम्स भी शामिल हैं। बस यहीं से डीए ने इन तीनों पर चुपचाप नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन अपने ही एजेंटों की जांच करना आसान नहीं था। डीए के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि जांच किससे करवाई जाए। कई अधिकारी डार्नेल के दोस्त थे, इसलिए उन्हें इस टीम से अलग करना पड़ा। ऊपर से डार्नेल खुद भी सालों तक अंडरकवर एजेंट रह चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि जांच एजेंसियां कैसे काम करती हैं, किस तरह निगरानी करती हैं और किस तरह सबूत जुटाती हैं। इसलिए वे पहले से ही बहुत संभल कर हर कदम रख रहा था। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि ब्रायन हार्टफोर्ड अक्सर लॉस एंजल्स में डीए मुख्यालय के पास बने डार्नेल के अपार्टमेंट में आता जाता था। वहां काम करने वाली एक महिला से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि डार्नेल हर महीने किराया हमेशा कैश में देता था। ये बात अपने आप में थोड़ी अजीब थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी मामला और उलझता गया। आखिर में अधिकारियों को पता चला कि वह अपार्टमेंट सिर्फ दिखावे के लिए था। डार्नेल का असली ठिकाना कहीं और था। जांच करने वालों को अच्छी तरह पता था कि अपराधी अक्सर अपनी महंगी जिंदगी से ही पकड़े जाते हैं, इसलिए उन्होंने डार्नेल की कमाई और उसके खर्चों का हिसाब जोड़ना शुरू किया। तभी उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। साल 1987 में डार्नेल ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के सबसे महंगे इलाकों में से एक रेंचो पालोस वर्डेस में अपने परिवार के लिए शानदार घर बनवाया था। उस समय एक डीए एजेंट की सालाना सैलरी करीब 40 से 50 हजार डॉलर होती थी, लेकिन डार्नेल के घर की कीमत लगभग 5 लाख डॉलर थी। साफ था कि यह पैसा सिर्फ नौकरी से नहीं आ सकता था। डार्नेल का पुराना दोस्त विक्टर गुरेरो बताता है कि उसने उसे पहले ही समझाया था, इतना महंगा घर लोग देखेंगे तो सवाल जरूर पूछेंगे। लेकिन डार्नेल ने बड़ी आसानी से एक कहानी बना रखी थी। वह सबको कहता कि किसी रिश्तेदार की मौत के बाद उसे अच्छी खासी विरासत मिली थी। उसी पैसे से उसने घर की डाउन पेमेंट की और बाकी रकम लोन से पूरी कर दी। सुनने में यह कहानी बिल्कुल सही लगती थी और फिलहाल लोगों ने उस पर भरोसा भी कर लिया। अब जांच अधिकारी डार्नेल के परिवार और उसके करीब रहने वाले लोगों पर भी नजर रखने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे सच बाहर आ जाए, क्योंकि अक्सर बड़े अपराध अकेला इंसान नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई पत्नी, गर्लफ्रेंड या भरोसे का साथी जरूर शामिल होता है। डार्नेल की जिंदगी में भी पत्नी थी और गर्लफ्रेंड भी, लेकिन महीनों तक निगरानी करने के बाद भी अधिकारियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि वे उसके धंधे के बारे में जानती थीं। डार्नेल ने अपनी दोहरी जिंदगी इतने संभल कर जी थी कि वह कभी किसी तस्कर से खुलकर मिलता भी नहीं था। जांच करने वालों के पास सिर्फ शक था, लेकिन अदालत में पेश करने लायक कोई सबूत नहीं। फिर एक दिन जांच में पहली बार ऐसी चीज मिली जिसने पूरी दिशा बदल दी। अधिकारियों ने डार्नेल के फोन रिकॉर्ड खंगाले। उसमें बार बार एक ही नंबर पर कॉल की जा रही थी और वह नंबर न्यूयॉर्क का था। मामला गंभीर लगा, इसलिए डीए ने तुरंत एनवाईपीडी से मदद मांगी। जब उस नंबर की पूरी जानकारी निकाली गई तो एक नया नाम सामने आया, हॉवर्ड कैल्हन। ये वही आदमी था जो कभी डीए का मुखबिर हुआ करता था, लेकिन अब वह खुद ड्रग्स की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। जब डीए की टीम ने हॉवर्ड कैल्हन से पूछताछ की तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह डार्नेल गार्सिया, ब्रायन हार्टफोर्ड या एड विलियम्स, इन तीनों में से किसी को भी नहीं जानता। लेकिन जांच अधिकारियों को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि वह कुछ छिपा रहा है, इसलिए उन्होंने उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने का फैसला किया। तलाशी के दौरान उन्हें कुछ पुराने खत मिले और साथ ही एक डायरी भी मिली। पहली नज़र में वह बिल्कुल आम डायरी लग रही थी, लेकिन जब उसके पन्ने पलटे गए तो एक छोटी सी एंट्री ने पूरा मामला बदल दिया। उसमें डार्नेल गार्सिया के नाम का पहला अक्षर लिखा था और उसके सामने उसका फोन नंबर। बस यही वो सबूत था जिसका इंतजार डीए इतने लंबे समय से कर रही थी। अब कैल्हन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर बाद वह टूट गया। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड ने भी सब सच बता दिया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। उन्हें पहले से जानकारी मिली थी कि कैल्हन के अपार्टमेंट पर अक्सर रातों रात डिलीवर होने वाले कई पैकेट आते थे। जब उन पार्सलों के रिकॉर्ड निकाले गए तो सारे सुराग सीधे लॉस एंजल्स पहुंच गए। जांच में पता चला कि ये पैकेट कोई और नहीं बल्कि डार्नेल गार्सिया और ब्रायन हार्टफोर्ड भेजते थे। कैल्हन ने बताया कि दोनों चोरी की हुई कोकीन और बाकी ड्रग्स ओवरनाइट डिलीवरी के जरिए उसके पास भेजते थे। फिर वह न्यूयॉर्क में उस माल को बेच देता और जो पैसा मिलता उसे भी उसी तरह वापस कैलिफोर्निया भेज देता।
कई सालों तक यह तरीका बिना किसी परेशानी के चलता रहा, लेकिन आखिर में वही डिलीवरी सर्विस की रसीदें उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। जिन कागजों पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, वही अब उन्हें जेल तक पहुंचाने वाले थे। अब डीए के पास इतना सबूत था कि कार्रवाई की जा सके, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी। अगर तीनों में से किसी एक को पहले पकड़ लिया जाता तो बाकी दो तुरंत फरार हो जाते। इसलिए फैसला लिया गया कि तीनों की गिरफ्तारी एक ही समय पर होगी। करीब 3 साल तक चली इस गुप्त जांच के बाद आखिरकार 22 नवंबर 1988 का दिन आया। सुबह होते ही कई टीमें एक साथ अलग अलग जगहों के लिए निकल गईं। सबसे पहले ब्रायन हार्टफोर्ड को उसके घर के बाहर से बिना किसी शोर शराबे के गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कुछ ही समय बाद एड विलियम्स भी पुलिस की गिरफ्त में था। उसने भी बिना कोई विरोध किए खुद को अधिकारियों के हवाले कर दिया। अब बस एक ही आदमी बचा था, डार्नेल गार्सिया, वही इंसान जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की थी। अधिकारियों ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार वह बच नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही टीम अंदर पहुंची उनके होश उड़ गए। घर पूरी तरह खाली था। हर कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन डार्नेल का कहीं कोई निशान नहीं मिला। वहां सिर्फ उसकी आलीशान जिंदगी की कुछ चीजें बची थीं, जो इस बात का सबूत थीं कि वह कुछ समय पहले तक यहीं रहता था, लेकिन अब वह गायब हो चुका था। नवंबर 1988, जिस दिन डीए ने डार्नेल गार्सिया को पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, उसी दिन सबसे बड़ा झटका लगा। गिरफ्तारी से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही डार्नेल अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे उसे पहले से पता था कि पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंचने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर उसे खबर किसने दी? क्योंकि इतनी गोपनीय जानकारी बाहर तभी जा सकती थी जब विभाग के अंदर से किसी ने उसे आगाह किया हो। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे शक की सुई उसके करीब के लोगों तक पहुंची। तभी पता चला कि उसकी एक गर्लफ्रेंड एलए काउंटी कोर्ट हाउस में काम करती थी। पूछताछ में उसने माना कि उसने गिरफ्तारी के वारंट देखे थे और डार्नेल को पहले ही सावधान कर दिया था। लेकिन जब उससे पूछा गया कि डार्नेल कहाँ है, तो उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इतने सालों की मेहनत के बाद पुलिस के हाथ बस इतना ही लगा कि उनका सबसे बड़ा आरोपी आखिरी पल में फिसल चुका था। समय बीतता गया, लेकिन डार्नेल का कोई पता नहीं चला। इस बीच एलए की फेडरल ग्रैंड जूरी ने उसके खिलाफ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग चार्जशीट दाखिल कर दी। वहीं एलए काउंटी ने उस पर कुल 26 गंभीर आरोप लगाए। इनमें ड्रग्स की तस्करी, साजिश, गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाना, टैक्स चोरी और कई दूसरे अपराध शामिल थे। अब वह सिर्फ एक फरार एजेंट नहीं था, बल्कि अमेरिका के सबसे वांटेड अपराधियों में गिना जाने लगा था। डीए लगातार उसकी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन डार्नेल जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। डार्नेल बहुत चालाक था। उसे अच्छी तरह पता था कि फरार रहने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन चाहे इंसान कितना भी होशियार क्यों ना हो, झूठी पहचान के सहारे पूरी जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशान छूट ही जाता है। यही सोचकर डीए ने उसकी पूरी फाइल फिर से खंगालनी शुरू की। उसके पुराने दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, जिसने भी कभी उससे बात की थी, लगभग हर शख्स से पूछताछ हुई। अधिकारियों को उम्मीद थी कि कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो अनजाने में ही सही उसकी लोकेशन बता देगा, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब मिला, किसी ने उसे नहीं देखा, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर उसके गायब होने के करीब 2 महीने बाद अचानक एक नई खबर आई। सूचना मिली कि डार्नेल को नॉर्थ हॉलीवुड के एक क्लब में देखा गया है। बस फिर क्या था? फेडरल एजेंट और लोकल पुलिस दोनों तुरंत हरकत में आ गए। चारों तरफ तलाश शुरू हो गई। सड़कें खंगाली गईं, इलाके सील किए गए और ऊपर से हेलीकॉप्टर तक लगाए गए। इस बार किसी भी कीमत पर उसे निकलने नहीं देना था। सच कहें तो किसी को भरोसा ही नहीं था कि डार्नेल अभी भी लॉस एंजल्स में छिपा हो सकता है। लेकिन जो आदमी सालों तक डीए को बेवकूफ़ बनाता रहा हो, उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल था। शायद उसे अब भी यही लगता था कि डीए कभी उसे पकड़ ही नहीं पाएगी। लेकिन कई घंटों की तलाश के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार फिर डार्नेल सबको चकमा देकर निकल चुका था। जून 1989 आ गया और वह अब भी फरार था। उधर डीए ने उसकी पत्नी अनीता और उसके 12 साल के बेटे पर भी नजर रखनी शुरू कर दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद परिवार के जरिए डार्नेल तक पहुंचा जा सके। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने जांच को और मुश्किल बना दिया। अनीता और उसका बेटा भी अचानक गायब हो गए। उन्होंने न कोई जानकारी छोड़ी, न कोई सुराग। परिवार के गायब होते ही डीए को समझ आ गया कि डार्नेल अब सिर्फ छिप नहीं रहा, बल्कि शायद हमेशा के लिए अमेरिका छोड़ चुका है। और अगर उसके पास करोड़ों डॉलर पहले से जमा है,
तो दुनिया के किसी भी देश में नई पहचान बनाकर रहना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अब जांच का पूरा फोकस बदल गया। अधिकारियों ने सोचा कि अगर डार्नेल तक पहुंचना है तो पहले उसके पैसों तक पहुंचना होगा, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी भाग जाए अपने पैसे से हमेशा जुड़ा रहता है। इसलिए उन्होंने उसकी सारी संपत्ति, बैंक रिकॉर्ड और पुराने लेन देन की दोबारा जांच शुरू की। कागजों में दिखाया गया था कि उसने अपना शानदार घर बनाने के लिए इटली के एक कारोबारी से कर्ज लिया था। लेकिन जब उस कहानी की तह तक पहुंचा गया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। वह पूरा कर्ज नकली था। सारे दस्तावेज खुद डार्नेल ने तैयार करवाए थे ताकि कोई यह पता न लगा सके कि उसके घर की असली कीमत ड्रग्स के धंधे से कमाए गए पैसों से चुकाई गई थी। यानी फरार होने के बाद भी वह हर सबूत को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे डार्नेल गार्सिया के पैसों का पूरा खेल भी सामने आने लगा। रिकॉर्ड खंगालते हुए अधिकारियों को पता चला कि मई 1987 में स्विट्जरलैंड के एक बैंक से $4,20,000 का एक बड़ा वायर ट्रांसफर हुआ था। बस डीए को लगा कि अब वे सही रास्ते पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने तुरंत उस बैंक की पूरी जानकारी निकालनी शुरू कर दी। लेकिन हमेशा की तरह डार्नेल इस बार भी उनसे एक कदम आगे निकला। जब तक अधिकारी बैंक तक पहुंचते वह अपना अकाउंट पहले ही बंद कर चुका था। एक बार फिर ऐसा लगा कि वह पुलिस को चकमा देकर निकल गया। लेकिन इस बार डीए पीछे हटने वाली नहीं थी। अधिकारियों ने उसके पुराने बैंक रिकॉर्ड, लेन देन और हर छोटी बड़ी जानकारी को दोबारा खंगालना शुरू कर दिया। तभी उन्हें एक नया सुराग मिला। इस बार मामला लग्जमबर्ग के एक बैंक तक जा पहुंचा। अब उन्हें लगने लगा था कि डार्नेल तक पहुंचने का रास्ता शायद यहीं से निकलेगा। इसलिए डीए ने तुरंत इंटरपोल से मदद मांगी। इंटरपोल का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जैसे ही किसी फरार अपराधी की जानकारी उनके सिस्टम में जाती है वह कुछ ही पलों में सभी सदस्य देशों तक पहुंच जाती है। उसके बाद होटल, एयरपोर्ट, बॉर्डर और बड़े बैंक, हर जगह उस शख्स की जानकारी चेक की जाने लगती है। अगर वह कहीं भी अपनी पहचान इस्तेमाल करता है तो उसके पकड़े जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लग्जमबर्ग आकार में भले ही बहुत छोटा देश है, लेकिन बैंकिंग की दुनिया में उसका नाम काफी बड़ा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच बसे इस देश में दुनिया भर से लोग अपना पैसा रखते हैं। यही वजह थी कि कई अपराधी भी इसे सुरक्षित ठिकाना मानते थे। ऐसे में इंटरपोल और वहां की लोकल पुलिस के ऊपर हमेशा अतिरिक्त दबाव रहता था, क्योंकि उन्हें हर संदिग्ध लेन देन पर नजर रखनी पड़ती थी। डीए ने लग्जमबर्ग में इंटरपोल के लिए काम करने वाले अधिकारी पियर कोनान से संपर्क किया और उन्हें डार्नेल गार्सिया की पूरी जानकारी भेजी। अधिकारियों ने साफ कहा कि यह कोई आम अपराधी नहीं है। ये एक ऐसा आदमी है जो खुद सालों तक कानून का हिस्सा रहा है। उसे अच्छी तरह पता है कि पुलिस कैसे सोचती है, कैसे जांच करती है और कैसे पीछा करती है। इसलिए उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। पियर कोनान बिना समय गंवाए सीधे उस बैंक पहुंचे जहां से चेक जारी हुआ था। लेकिन वहां भी वही हुआ जो पहले स्विट्जरलैंड में हो चुका था। डार्नेल कुछ दिन पहले ही अपना अकाउंट बंद करके जा चुका था। हालांकि इस बार उन्हें एक ऐसी जानकारी मिली जिसने जांच को नई दिशा दे दी। बैंक मैनेजर को डार्नेल अच्छी तरह याद था। उसने बताया कि डार्नेल ने अकाउंट बंद करते समय $30 लाख से भी ज्यादा की रकम कैश में निकाली थी। फिर उस पूरे पैसे को एक साधारण सी प्लास्टिक की थैली में भर लिया। इतना पैसा देखकर बैंक कर्मचारी भी हैरान रह गए थे। पैसे लेने के बाद डार्नेल ने बैंक मैनेजर से कहा, जरा बाहर चलिए, आपको कुछ दिखाना है। मैनेजर को लगा कि शायद बाहर कोई महंगी स्पोर्ट्स कार खड़ी होगी। लेकिन जब वह बाहर निकला तो सामने न कोई फेरारी थी और न कोई लग्जरी कार। वहां सिर्फ एक साधारण सी किराए की साइकिल खड़ी थी। पहले तो उसे यह बात अजीब लगी, लेकिन फिर उसकी नज़र साइकिल पर लगे होटल के रेंटल स्टिकर पर पड़ी। शायद डार्नेल के पीछे छोड़ा गया यही छोटा सा निशान अब पुलिस को उसके करीब ले जा सकता था। जून 1989 में पहली बार यह पक्का हो गया कि डार्नेल गार्सिया लग्जमबर्ग पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही उसकी मौजूदगी की खबर मिली वह फिर गायब हो गया। इस बार उसके साथ लगभग $30 लाख कैश भी था। इंटरपोल को लगा कि अगर वह अभी भी लग्जमबर्ग में है तो यही उसे पकड़ने का सबसे अच्छा मौका है। इंटरपोल के अधिकारी जॉन एमहॉफ का मानना था कि चाहे डार्नेल कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन किसी अनजान देश में वह हमेशा एक बाहरी आदमी ही रहेगा। अमेरिका में शायद वह आसानी से घुल मिल जाता था, लेकिन लग्जमबर्ग जैसे छोटे देश में किसी विदेशी का बार बार दिखना जल्दी लोगों की नज़र में आ जाता है। इंटरपोल ने तय किया कि वे इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि डार्नेल को आखिरी बार उसी किराए की साइकिल पर घूमते हुए देखा गया था। अधिकारियों ने उसी सुराग का पीछा किया और वह उन्हें एक होटल तक ले गया।
होटल के कर्मचारियों ने तस्वीर देखते ही उसे पहचान लिया। उन्होंने बताया कि वह पहले भी कई बार वहां ठहर चुका है। इसके बाद पियर कोनान ने उसके कमरे के फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाए। रिकॉर्ड में एक नंबर बार बार दिखाई दे रहा था और वह नंबर लग्जमबर्ग की एक ट्रैवल एजेंसी का था। बस फिर क्या था? अधिकारी तुरंत उस ट्रैवल एजेंसी पहुंच गए। वहां काम करने वाली एक युवा महिला ने तस्वीर देखते ही डार्नेल को पहचान लिया। उसने बताया कि वह उसका पुराना ग्राहक था और कई बार उसके जरिए टिकट बुक करवा चुका था। रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि डार्नेल कई बार लग्जमबर्ग से पेरिस की फ्लाइट ले चुका था, लेकिन उसके बाद वह कहाँ जाता था इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। एक बार फिर जांच वहीं आकर रुक गई। अब अधिकारियों के पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि डार्नेल किसी न किसी दिन फिर से इसी एजेंसी में जरूर लौटेगा। इसी बीच पियर कोनान के दिमाग में एक और सवाल घूमने लगा। अगर डार्नेल ने बैंक से $30 लाख कैश निकाले थे तो वह पैसा गया कहाँ? इतना बड़ा कैश कोई इंसान प्लास्टिक की थैली में डालकर हमेशा अपने साथ तो नहीं घूम सकता। साफ था कि वह उसे कहीं ना कहीं जमा करने वाला था। यही सोचकर अधिकारियों ने लग्जमबर्ग के लगभग हर बड़े बैंक की जांच की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं भी डार्नेल के नाम से कोई नया अकाउंट नहीं खुला था। अब पहेली और उलझ गई थी। आखिर वह आदमी और उसके $30 लाख दोनों गायब कहाँ हो गए थे? उधर लॉस एंजल्स में बैठे जांच अधिकारियों के दिमाग में एक अलग ही बात चल रही थी। उन्हें पता था कि फरार अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह अपनी किसी न किसी आदत की वजह से एक दिन जरूर गलती करता है। कोई अपने परिवार से मिलने लौटता है, कोई अपनी पसंदीदा जगह पर जाता है। और डार्नेल गार्सिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी ग्रांड प्री रेसिंग। उसे कार रेस देखने का जबरदस्त शौक था। अब कुछ ही दिनों में फ्रांस में मशहूर फ्रेंच ग्रां प्री होने वाली थी। हर साल इस रेस को देखने दुनिया भर से हजारों लोग आते थे। इतनी बड़ी भीड़ में किसी एक आदमी को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन डीए और इंटरपोल ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने पूरे फ्रांस के होटल रिकॉर्ड, बुकिंग और गेस्ट लिस्ट खंगालनी शुरू कर दी, सिर्फ एक नाम की तलाश में, डार्नेल गार्सिया। फिर 3 जुलाई 1989 को जांच में पहली बड़ी सफलता मिली। रेस शुरू होने में अब 1 हफ्ते से भी कम समय बचा था। डीए और इंटरपोल की मदद से पेरिस पुलिस को पता चला कि डार्नेल की पत्नी और उसका बेटा पेरिस के एक होटल में ठहरे हुए हैं। अधिकारियों को लगा कि अगर परिवार यहां है तो डार्नेल भी कहीं आसपास ही होगा। उन्होंने बिना वक्त गंवाए होटल के आसपास निगरानी बढ़ा दी। सादे कपड़ों में कई पुलिस वाले वहां तैनात कर दिए गए। सभी को बस एक ही इंतजार था कि डार्नेल किसी भी वक्त अपने परिवार से मिलने आएगा। लेकिन किस्मत ने इस बार कुछ और ही सोच रखा था। जब पेरिस की पुलिस होटल के बाहर जाल बिछाकर बैठी थी, उसी समय उनसे करीब 200 मील दूर लग्जमबर्ग में डार्नेल ऐसी गलती करने जा रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह उसी ट्रैवल एजेंसी में पहुंच गया जहां वह पहले कई बार टिकट बुक करवा चुका था। वजह सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। उसने पहले पेरिस की एक राउंड ट्रिप टिकट खरीदी थी, लेकिन वह टिकट कभी इस्तेमाल नहीं हुई। अब वह उसके करीब $200 वापस लेने आया था। सोचिए, करोड़ों डॉलर छिपाकर बैठा एक आदमी सिर्फ $200 के लिए खुद अपनी पहचान सामने ले आया। ट्रैवल एजेंसी में बैठी महिला कर्मचारी ने जैसे ही उसे देखा, वह तुरंत उसे पहचान गई। उसे याद था कि पुलिस पहले भी इस आदमी के बारे में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से डार्नेल से बात करती रही ताकि उसे किसी बात का शक न हो। फिर मौका मिलते ही वह चुपचाप एक तरफ गई और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। दूसरी तरफ इंटरपोल के अधिकारी पियर कोनान थे। महिला ने जल्दी जल्दी उन्हें बताया कि डार्नेल इस समय एजेंसी के अंदर है और कुछ ही मिनटों में निकल सकता है। कोनान ने उससे कहा, जितनी देर हो सके उसे बातों में उलझाए रखो, हम अभी पहुंच रहे हैं। फोन कटते ही पियर कोनान और उनके साथी बिना एक पल गंवाए निकल पड़े। उन्होंने अपनी पिस्तौलें उठाईं और तेजी से गाड़ी लेकर ट्रैवल एजेंसी की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें पता था कि अगर इस बार डार्नेल निकल गया तो शायद फिर कभी हाथ नहीं आएगा। लेकिन एक और बड़ी परेशानी थी, उनके साथ कोई बैकअप नहीं था। सिर्फ 2 अधिकारी और सामने एक ऐसा आदमी जो कभी खुद डीए का एजेंट रह चुका था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसके पास हथियार है या नहीं। अगर उसने गोली चला दी तो ट्रैवल एजेंसी में मौजूद उस महिला की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। हालात बेहद तनावपूर्ण थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद दोनों अधिकारी एजेंसी के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने धीरे धीरे डार्नेल की तरफ कदम बढ़ाए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दोनों ने एक साथ अपनी .357 मैग्नम पिस्तौलें उसके सिर पर तान दी। एक कड़क आवाज कमरे में गूंजी, हिलना मत,
डार्नेल बिल्कुल वहीं रुक गया। 7 महीने तक दुनिया भर की पुलिस को चकमा देने वाला आदमी आखिरकार पकड़ा जा चुका था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि करोड़ों डॉलर के खेल को इतने साल तक संभालने वाला यह शख्स आखिर में सिर्फ $200 के एक छोटे से रिफंड की वजह से कानून के हाथों चढ़ गया। 7 साल तक ड्रग्स का कारोबार चलाने और 7 महीने तक फरार रहने के बाद डार्नेल गार्सिया की आज़ादी यहीं खत्म हो गई। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब सबसे बड़ा काम था उसे वापस अमेरिका लाना, क्योंकि गिरफ्तारी लग्जमबर्ग में हुई थी और मुकदमा अमेरिका में चलना था। इसके लिए डीए ने न्याय विभाग की अधिकारी मैरी जो ग्रैथवोल से मदद मांगी। उन्हें यूरोप से अपराधियों का प्रत्यर्पण करवाने का लंबा अनुभव था। अब असली लड़ाई अदालतों में शुरू होने वाली थी और डार्नेल गार्सिया के लिए बच निकलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अब डार्नेल गार्सिया तो पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। उसे अमेरिका वापस लाना आसान नहीं था। इस काम की जिम्मेदारी न्याय विभाग की अधिकारी मैरी जो ग्रैथवोल के पास थी। उन्होंने सबसे पहले अमेरिका और लग्जमबर्ग के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि को ध्यान से पढ़ा। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या सामने आ गई। वह संधि इतनी पुरानी थी कि सालों से उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। हालत यह थी कि उसमें किसी आरोपी को अस्थायी तौर पर हिरासत में रखने का भी साफ नियम नहीं था। यानी कानून के हिसाब से लग्जमबर्ग ज्यादा दिनों तक डार्नेल को जेल में नहीं रख सकता था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाता तो वह फिर से आजाद हो सकता था। लेकिन मैरी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने सीधे लग्जमबर्ग के अधिकारियों से बात की और कहा, हमारे देशों के बीच समझौता पहले से मौजूद है। आपके देश में एक खतरनाक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। अब हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने कानून की हर छोटी बड़ी बात दोबारा देखनी शुरू की। काफी कोशिशों के बाद उन्हें एक ऐसा नियम मिल गया जिसके तहत डार्नेल को 30 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता था। लेकिन इसकी भी एक शर्त थी। अमेरिका को इस दौरान उसके खिलाफ मजबूत सबूत अदालत में पेश करने थे। 30 दिन बहुत कम थे, लेकिन बिल्कुल समय न मिलने से तो बेहतर थे। इसलिए डीए ने बिना देर किए सारे दस्तावेज और सबूत जुटाने शुरू कर दिए। अब अधिकारियों के सामने समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो चुकी थी। उन्हें लग्जमबर्ग की अदालत में यह साबित करना था कि डार्नेल पर लगे 26 आरोप सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पीछे पक्के सबूत भी मौजूद हैं। ड्रग्स की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, हर आरोप को साबित करना जरूरी था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अभी भी वही थी जो शुरुआत से थी। $30 लाख अब भी गायब थे। अगर इतने बड़े पैसों का कोई सुराग नहीं मिलता तो केस कमजोर पड़ सकता था, और अगर 30 दिन पूरे हो जाते तो कानून के मुताबिक डार्नेल को छोड़ना भी पड़ सकता था। धीरे धीरे इंटरपोल और डीए दोनों को लगने लगा कि कहीं इतिहास फिर से न दोहराया जाए। उन्होंने इतनी मेहनत से डार्नेल को ढूंढा था, लेकिन अगर कानूनी वजहों से वह फिर छूट गया तो शायद दोबारा कभी हाथ ना आए। यही इस काम की सबसे मुश्किल बात होती है। कई बार आप अपराधी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसे सजा नहीं दिला पाते, और अगर ऐसा हो जाए तो सालों की मेहनत एक पल में बेकार हो जाती है। इसी बीच इंटरपोल के अधिकारी पियर कोनान हर दिन जेल जाकर डार्नेल पर नजर रखते थे। उन्हें भरोसा था कि चाहे डार्नेल कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। कुछ दिनों बाद कोनान ने एक दिलचस्प बात नोटिस की। डार्नेल से मिलने उसकी पत्नी अक्सर जेल आती थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। कभी उसकी पत्नी आती और अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड। कभी गर्लफ्रेंड पहले आती तो पत्नी बाद में। दोनों अलग अलग समय पर उससे मिलने पहुंचती थीं। ये देखकर कोनान को लगा कि या तो दोनों डार्नेल से बेहद प्यार करती हैं, या फिर उस $30 लाख से जो अब भी कहीं छिपा हुआ था। बस यहीं से उन्होंने नई रणनीति बनाई। उन्होंने डार्नेल की पत्नी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों की निगरानी शुरू कर दी। उम्मीद थी कि दोनों में से कोई ना कोई उन्हें सीधे उस छिपे हुए पैसे तक पहुंचा देगा। लेकिन कई दिनों तक पीछा करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। न वे किसी संदिग्ध बैंक गईं, न किसी ऐसे आदमी से मिलीं जिससे पुलिस को कोई सुराग मिलता। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रही हों। कोनान को धीरे धीरे शक होने लगा कि डार्नेल ने अपनी पत्नी को पहले से ही सब कुछ सिखा रखा है। आखिर वह खुद सालों तक पुलिस में रहा था। उसे पता था कि पीछा कैसे किया जाता है और उससे कैसे बचा जाता है। शायद उसने अपनी पत्नी को भी वही तरीके सिखा दिए थे। हालत यह थी कि अधिकारी मुश्किल से आधे घंटे तक उसका पीछा कर पाते, फिर वह इतनी सफाई से रास्ता बदलती कि निगरानी जारी रखना मुश्किल हो जाता। जब बाहर से कोई रास्ता नहीं मिला तो कोनान ने फैसला किया कि अब कागजों में छिपे सुराग ढूंढे जाए। डार्नेल के पास से मिले 2 बड़े सूटकेस दस्तावेजों से भरे हुए थे। टीम ने एक एक कागज ध्यान से देखना शुरू किया।
घंटों की जांच के बाद एक छोटी सी नोटबुक में लिखा हुआ एक नंबर उनकी नज़र में आया। पहली नज़र में वह बिल्कुल साधारण नंबर लग रहा था, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि वह लग्जमबर्ग के एक बैंक से जुड़ा हुआ है। अधिकारी तुरंत वहां पहुंचे। डार्नेल के असली नाम से तो कोई अकाउंट नहीं मिला, लेकिन जब रिकॉर्ड और गहराई से देखे गए तो एक फर्जी नाम से खुला हुआ अकाउंट सामने आ गया। उसमें कभी 30 लाख डॉलर जमा थे, लेकिन एक बार फिर किस्मत ने धोखा दे दिया। वह अकाउंट भी खाली हो चुका था। हालांकि इस बार जांच यहीं नहीं रुकी। बैंक मैनेजर ने अधिकारियों को एक और अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डार्नेल की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर बैंक आई थी और पूरे पैसे निकाल कर ले गई थी। यानी पैसा अभी भी कहीं मौजूद था, बस जगह बदल चुका था। इसके बाद पुलिस ने लग्जमबर्ग के सभी बड़े बैंकों को अलर्ट कर दिया। जिन खातों में डार्नेल की गिरफ्तारी के आसपास लेन देन हुआ था, उन सभी की जांच शुरू हुई। धीरे धीरे पूरा खेल सामने आने लगा। पता चला कि डार्नेल की पत्नी और उसकी गर्लफ्रेंड ने अलग अलग फर्जी नामों से कई बैंक अकाउंट खोल रखे थे और वहीं पैसा एक खाते से दूसरे खाते में घुमाया जा रहा था। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद पियर कोनान और इंटरपोल उस छिपे हुए 30 लाख डॉलर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि डार्नेल गार्सिया की पूरी कहानी सच में खत्म होने वाली है। अब तक डीए के पास इतने सबूत इकट्ठा हो चुके थे कि डार्नेल गार्सिया के बच निकलने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। उसके छिपाए हुए पैसे मिल चुके थे, बैंक रिकॉर्ड सामने आ चुके थे और पूरे नेटवर्क की तस्वीर भी साफ हो गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने एक एक करके उसके चारों तरफ जाल कसना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसकी पत्नी अनीता और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके सभी बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए ताकि वह अपने पैसे का इस्तेमाल न कर सके। उधर लग्जमबर्ग की पुलिस ने भी नकली पासपोर्ट इस्तेमाल करने के आरोप में उसे 6 महीने तक अपनी हिरासत में रखा। आखिरकार डीए और अमेरिकी न्याय विभाग की कई महीनों की कोशिश रंग लाई और ड्रग्स तस्करी से जुड़े 6 बड़े आरोपों के आधार पर डार्नेल गार्सिया को वापस अमेरिका लाया गया। उधर लॉस एंजल्स में उसके दोनों साथी ब्रायन हार्टफोर्ड और एड विलियम्स पहले ही टूट चुके थे। दोनों ने अदालत में अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने डार्नेल के खिलाफ गवाही देने के लिए भी हामी भर दी। इसके बदले कोर्ट ने उनकी सज़ा में कुछ राहत दी। ब्रायन हार्टफोर्ड को 10 साल की जेल हुई, जबकि एड विलियम्स को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। वहीं लग्जमबर्ग की अदालत ने डार्नेल की पत्नी को 4 साल और उसकी गर्लफ्रेंड को 3 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन कहानी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी था। दोनों जमानत पर जेल से बाहर तो आ गईं, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए गायब हो गईं। आज तक उन्होंने अपनी सज़ा का एक भी दिन नहीं काटा। फिर आया 15 नवंबर 1991। इसी दिन अमेरिका में डार्नेल गार्सिया के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब अदालत में उसके खिलाफ गवाही देने के लिए उसका अपना पुराना दोस्त विक्टर गुरेरो खड़ा हुआ। वही गुरेरो जिसने कभी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। गुरेरो ने अदालत में कहा कि उसने अपने करियर में कई अपराधियों के खिलाफ गवाही दी है, लेकिन पहली बार उसे अपने ही दोस्त के खिलाफ सच बोलना पड़ रहा है। ये उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने साफ कहा कि जब बात कानून की हो तो दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं होता। सच सिर्फ सच होता है। करीब 5 महीने तक मुकदमा चला। आखिरकार 16 अप्रैल 1992 को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। डार्नेल गार्सिया को कोकीन और हेरोइन की तस्करी, करोड़ों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग और कई दूसरे गंभीर अपराधों का दोषी माना गया। अदालत ने उस पर 16 लाख डॉलर का भारी जुर्माना लगाया और साथ ही 80 साल की जेल की सजा सुना दी। जिस आदमी को कभी कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, अब वही अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताने वाला था। डार्नेल गार्सिया की कहानी सिर्फ एक भ्रष्ट पुलिस अफसर की कहानी नहीं है। ये उस लालच की कहानी है जो धीरे धीरे इंसान से उसकी सोच, उसके उसूल और उसकी पहचान सब कुछ छीन लेता है। उसने सालों तक अपनी वर्दी और अपने बैज का इस्तेमाल अपराध छिपाने के लिए किया। जिन ड्रग्स तस्करों को पकड़ना उसका काम था, एक दिन वह खुद उन्हीं की तरह ड्रग्स बेचने लगा। शायद उसे लगता था कि वह हमेशा कानून से एक कदम आगे रहेगा, लेकिन आखिर में वही लालच जिसने उसे करोड़ों डॉलर तक पहुंचाया था, वही उसकी सबसे बड़ी हार की वजह भी बना। और विडंबना देखिए, जिस जेल में उसने अपने करियर के दौरान न जाने कितने अपराधियों को भेजा था, आखिर में उसी तरह की एक जेल की कोठरी उसका आखिरी ठिकाना बन गई।